नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान आंदोलन सिर्फ बातचीत और फैसले का आंदोलन नहीं है। 58 दिन गुजर गए हैं दिल्ली की सीमा पर किसानों को बैठे हुए। इन 58 दिनों की कई उपलब्धियां हैं। किसी भी आंदोलन के लिए यह सबक की तरह है कि कैसे किसानों के इस आंदोलन ने धीरज और अनुशासन का सहारा लेते हुए सरकार के साथ सीधे संवाद को बनाए रखा है। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया भी, लेकिन बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया। बातचीत को लेकर अधीर नहीं हुए। नतीजा जानते हुए भी आंदोलन बातचीत की मेज तक जाता रहा। बेशक सरकार ने भी अपनी तरफ से धीरज दिखाया तो है, तभी तो 10 दौर की नाकाम बातचीत चलती रही। लेकिन इसी 10वें दौर में एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि सरकार पीछे तो नहीं हटेगी, लेकिन रास्ते से कुछ समय के लिए हटने को तैयार है। 20 जनवरी को 10वीं दौर की बातचीत में सरकार ने कहा कि वह 1.5 साल तक कानून को लागू नहीं करेगी और यह हलफनामा कोर्ट में देने के लिए तैयार है। किसानों ने वहीं पर प्रस्ताव को नहीं ठुकराया, बल्कि कहा कि अगले दिन इसे लेकर बैठक करेंगे, फिर अपना मत बनाएंगे। किसानों ने न इसे जीत के रूप में देखा, न किसी की हार के रूप में। और आज यही हुआ। दिन के 11 बजे पंजाब के किसान संगठनों की चर्चा हुई। उसके बाद 2 बजे से संयुक्त किसान मोर्चे की चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों के नेता थे और लंबी चर्चा। और कई घंटों की बैठक के बाद नतीजा ये आया कि किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। लगभग 6.5 घंटे चली बैठक के बाद किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को फिर से एक बार खारिज कर दिया है। लगभग 6 घंटे चली बैठक में काफ़ी खींचतान रही। कुछ किसान संगठन इस मत के थे कि सरकार के जो प्रस्ताव मिला है इस पर सकारात्मक तौर पर विचार करना चाहिए। सरकार ने बड़ा कदम उठाया, लेकिन जो बड़ा धड़ा था, जो बड़ा तबका था, उसका यही कहना था कि ये उनके पास स्वर्णिम अवसर है तीनों कानूनों को रद्द करा लेने का, क्योंकि अगली बार इतना बड़ा आंदोलन वापस फिर नहीं कर पाएंगे वो लोग अगर सरकार बाद में पीछे हटती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही इस बैठक में कि जमकर जो है आरोप प्रत्यारोप भी हुए, गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन जब अंत में निर्णय लेने की बात आई तो जो तबका सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ था उसी की बात मानी गई। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई जिसमें ये कह दिया गया है कि 1.5 साल के लिए टालने का तीनों कृषि कानूनों का जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था कल, उसे किसान नामंजूर करते हैं। और जब कल वापस जाएंगे किसान संगठन सरकार से बातचीत करने के लिए तो उन्हें फिर से ये मना कर देंगे और लिखित तौर पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो फिलहाल एक बार कहा जाए बड़ा झटका सरकार के लिए। सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मना लिया जाए इन किसानों को, ताकि ये जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च है वो ना निकालें, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। किसान इस बात पर बिल्कुल अडिग हैं। उनका कहना है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वो भी आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर मार्च निकालना कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड भी है। ऐसे में ट्रैक्टर मार्च को सुरक्षा देने की भी बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने होगी। तमाम कुछ इनपुट्स हैं। दिल्ली पुलिस को लगता है अगर ये किसान अंदर आकर के धरने पर बैठ गए रिंग रोड पर तो उनके लिए और समस्या हो सकती है। तो क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस देखे, वो उसमें दखल नहीं देंगे। तो फिलहाल सरकार के लिए बड़ा झटका, सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने पहले ही कानून के अमल पर रोक लगा दिया है, लेकिन सरकार इसे 1.5 साल के लिए रोकने की बात कर रही है। अब अगले दौर की बातचीत 22 जनवरी को है। 5 दिन बाद 26 जनवरी है। किसान आंदोलन इस दिन के परेड को लेकर व्यापक तैयारी कर रहा है। इस परेड को लेकर किसानों ने पुलिस और अदालत का भी सामना किया। किसान हर चुनौती को बातचीत के मेज पर ले जाते हैं। यही कमाल है इस आंदोलन का। और इसी के तहत आज दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और किसान आंदोलन के नेताओं के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत सिंघू बॉर्डर पर हुई। पुलिस का प्रस्ताव था कि दिल्ली के बाहर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च ना करें। गणतंत्र दिवस को देखते हुए ट्रैक्टर मार्च को सुरक्षा देने में कठिनाई होगी, तो कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मार्च कर लें, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर का मार्च आउटर रिंग रोड पर ही निकलेगा। यह मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला पुलिस का है। इस मामले पर किसानों और पुलिस के बीच
फिर से बातचीत होगी। क्या हुआ बैठक में, आज कुछ निकला? नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आउटर रिंग रोड नहीं देंगे। हमने अपना रख दिया कि हम दिल्ली के अंदर ही रिंग रोड पर ही करेंगे। तो सर पुलिस कहाँ कह रही है कि अगर रिंग रोड पे नहीं करें तो क्या करें, कहाँ करेंगे? वो पहले तो कह रहे थे KMP पर करो, फिर बोल रहे थे कि ठीक है अंदर का ही कुछ प्लान बना के देते हैं। बनाएंगे कुछ प्लान तो देखिए। उन्होंने बोला आपको कुछ प्लान बना के देने के लिए। अभी अगली मीटिंग कब होगी सर? कल हमारी मीटिंग होगी। होगी। आप लोगों ने बोला है कि आप लोग रिंग रोड के बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, हमने बोल दिया। सर वो क्यों कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि रिंग रोड पे नहीं करने देंगे आपको? बोले कि 26 जनवरी है, उनका कुछ कंटेंजेंसी प्लान है, कुछ सिक्योरिटी की बात है, कुछ इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं आसपास। ट्रैक्टर मार्च महज सांकेतिक मार्च नहीं है। जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च औपचारिकता पूरी करने के लिए किया जा रहा है। अब इसका दायरा इतना व्यापक हो चुका है कि हर जगह की तैयारियों का कवरेज भी आसान नहीं रहा। यह तो आप पंजाब के मोगा में ट्रैक्टर मार्च देख रहे हैं। पंजाब में ही न जाने कितनी जगहों पर ऐसे मार्च और रैलियां निकाली गई हैं। इनका मकसद है कि 26 जनवरी की परेड के लिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आउटर रिंग रोड पहुंचकर मार्च में हिस्सा लें। बताया गया है कि मोगा के इस मार्च में 3000 ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और जीप थी। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने बताया कि उनका संगठन पंजाब के कई 100 गांवों में परेड का अभ्यास करा रहा है। उन्हीं तैयारियों का यह वीडियो आप देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की हरिंदर बिंदु ने बताया कि मार्च में सबसे आगे यूनियन के नेता ट्रैक्टर पर होंगे। उसके बाद महिला किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर निकलेगा, फिर युवाओं का और सबसे अंत में वॉलंटियर ट्रैक्टर पर सवार होंगे। जगह जगह से ट्रैक्टर की ट्रॉली पर किसानों की जिंदगी से जुड़ी झांकियां बनाई जा रही हैं। इस परेड में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली की सीमा पर पहुंचना शुरू हो गया है। सरकार जब अपना परेड करती है तो कितना खर्च करती होगी? इस परेड के लिए उस दिन किसानों के कितने पैसे खर्च होंगे और अभ्यास में कितने खर्च हो रहे हैं, सोचिए। खासकर तब जब डीजल की कीमत आसमान छू रही है। 80 रुपए लीटर से अधिक के रेट पर डीजल मिल रहा है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि मार्च में जो ट्रैक्टर जाएगा उसके डीजल का खर्चा सामूहिक रूप से उठाया जाएगा। यही नहीं, ट्रैक्टर में कोई खराबी आ गई तो गांव के लोग मिलकर ठीक करा देंगे। संगरूर से राजेश कुमार कोहली, कैथल से सुनील रविश, मोगा से तन्मय, कुरुक्षेत्र से कमल सैनी ने परेड की तैयारियों की रिपोर्ट भेजी है। कुरुक्षेत्र के भैंसी माजरा गांव की महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का अभ्यास कर रही हैं। इन सभी ने मन बना लिया है कि 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड में होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। तो पूरा गांव मिलकर उसका सहयोग देगा, उसके नुकसान की भरपाई करेगा। सभी महिलाएं इकट्ठी होकर गांव में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 24 तारीख को 26 जनवरी की जो ट्रेड होती है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और हम तभी तक वहीं पर अटे रहेंगे जब तक सरकार तीनों जो ये काले कानून है उनको रद्द नहीं करेगी। और हम पुरुष अपना काम कर रहे हैं, महिलाएं अपना काम कर रही है और हम सभी इकट्ठा होकर वहां पर जाएंगे और सफल होकर ही आएंगे। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो किसान आंदोलन चला हुआ है, इस गांव में मंदिर से ऐलान हो रहा है कि परेड में जो भी ट्रैक्टर जाएगा, अगर उसका कुछ नुकसान हुआ तो खर्चा गांव की तरफ से उठाया जाएगा। किसी भाई का किसी भी तरह का नुकसान होता है दिल्ली जाने में या रास्ते में, तो उसका सारा गांव मिलकर भरपाई करेगा। किसी भी ट्रैक्टर ट्राली को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई गांव अपने पैसे से खुद करेगा। उसके लिए गांव वासियों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो लगभग 2.5 लाख के आसपास हो चुका है। यदि और पैसे की जरूरत पड़ती है तो गांव उसके लिए भी तैयार है। हरियाणा के कैथल जिले के गांव पाई में पंचायत चल रही है। फैसला हुआ है कि दिल्ली की परेड में जो भी ट्रैक्टर जाएगा उसके डीजल का खर्च गांव की तरफ से दिया जाएगा। खेती किसानी करने वाले महेंद्र सिंह अब अपना ट्रैक्टर ठीक करवा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि परेड के बीच में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाए। 26 जनवरी की तैयारी के लिए ट्रैक्टर में डील पील थी, नट नुटांगी,
वो सारे खिंचवाए हैं, कढ़वाए हैं। ड्राइवर सीट थी लूज थी या ड्राइवर सीट कराई है, अच्छा स्टीयरिंग कराया, और नहीं बात और करवाया, तेल सर्विस करवाई। मैं रास्ता में ट्रैक्टर रुक नहीं सका। अवतार सिंह की ये कार तो पूरी तरह बदल गई है। पंजाब के संगरूर जिले के गागा गांव के अवतार सिंह ने कार पर किसानों के जीवन की झांकी बना दी है। हरियाणा और पंजाब की एकता को लेकर शेर लिखे हैं ताकि उस राजनीति को जवाब दे सकें जो दोनों राज्यों को बांटती है। बैठे बैठे साडे जी राय बन गई तिन्ने भरावां दी, दोस्त मित्रां दी, भी आपां क्यों ना गड्डी एक अलग जी भी किसान अंदोलन च लैके चलीए, एक बखरी जो लोकां च जां किसानां च भी एक जोश जिहा पैदा होवे, ते इस करके असीं सारी ये गड्डी पेंट कराई है। जदों गड्डी देखदा है अगला तो सानूं गुरलाल सिंह भी जब काम से समय मिलता है तो किसान आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ट्रैक्टर परेड में तो वो जरूर जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ इस तरह की योजना बना रहे हैं कि गड्डी ऐसे सजाएंगे कि रास्ते में लोग देखते ही जोश में आ जाएं। किसान संघर्ष के बारे में उन्हें पता चले, इस हिसाब से कार में पेंट करवा रहे हैं। तरह तरह के लोग अपन मिलते हैं, है ना। जो गड्डी देखता है अगला तो सानू उन्होंने भी थोड़ा जा हौसला होवे, है ना, तो बई हाँ किड्डा बड़ा संघर्ष चल रहा हैगा, तो हर एक बंदे की लोड़ है ये बई उस संघर्ष च हिस्सा पावे। हरियाणे के जिन्ने भी साडे भाईचारा है उन्होंने एक भाईचारक सांझ का संदेश ते एक उन्होंने साडा मोटिव ये है भी उन्होंने नाल लैके चलीए सारे किते असीं इस एडे वड्डे संघर्ष दे विचों वांझे ना रह जाइए। असीं जिन्ना अपने वल्लों तिल फुल भेंटा उत्थे पा सकते हैं किसी भी तरीके नाल, चाहे असीं गड्डी तैयार कीती है, चाहे असीं उत्थे जा रहे हैं, जिन्ना भी असीं अपना योगदान पा सकते हैं किसी भी तरीके नाल वो कीती है कोशिश असीं ने। खेती किसानी से सीधे जुड़े इन लोगों के इरादे बता रहे हैं कि किसान आंदोलन ट्रैक्टर मार्च को यादगार मार्च में बदलने जा रहा है। किसानों के आंदोलन के इतिहास में ऐसा मार्च लंबे समय तक याद किया जाएगा। संगरूर से राजेश कुमार कोहली, कैथल से सुनील रवीश और कुरुक्षेत्र से कमल सैनी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। इस आंदोलन को जितना कमजोर समझा गया उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है। यह बताता है कि दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों का उनके जिले के गांवों से कितना बैकअप मिल रहा है, कितना गहरा नाता है। किसान आंदोलन के शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले यह संख्या 121 थी, लेकिन अब ये 145 से अधिक हो चुकी है। ट्रिब्यून की एक खबर के अनुसार आंदोलन में लुधियाना के जिन 4 किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को पंजाब सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ये किसानों के अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन जब हम इन्हें सिर्फ एक नाम किसान से पुकारते हैं तो सारे चेहरे उस एक पहचान में समाहित हो जाते हैं, खो जाते हैं। हम इन चेहरों को भले एक जैसा देखते हों, लेकिन ये सारे खुद को अलग अलग नजर से देखते होंगे और हमें भी। हर चेहरा खेती किसानी की अलग दास्तान है। कई दिनों से किसान किसान करते हुए लगा कि क्यों ना इनमें से किसी एक चेहरे की बात की जाए, देखा जाए कि उसकी क्या कहानी है। जैसे कुछ दिन पहले रविश रंजन ने एक किसान की कहानी बताई थी कि वे 1.25 महीने से आंदोलन में इसलिए हैं क्योंकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कंपनी भाग गई और वे करोड़ों रुपए का लोन चुका रहे हैं। सौरभ की मुलाकात फरीदकोट की अमनदीप से हुई जो 25 साल की हैं और पहले दिन से हैं। आज 98वां दिन है। सौरभ ने नवजोत कौर से भी मुलाकात की है। इन दोनों की कहानियां देखिए। पच्चीस साल की अमनदीप के क्रांतिकारी गीत सुनकर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जोश और जज्बे से भर जाते हैं। तालियों के साथ साथ सुर भी मिलाते हैं। अमनदीप बीच में लोगों से बात भी करती रहती हैं। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली अमनदीप पंजाबी में एमए और बीएड कर चुकी हैं और इस बार पीएचडी करने के लिए सरकारी कॉलेज में चयन भी हो गया है। लेकिन अमनदीप ने ये साल किसान आंदोलन को दे दिया है।
अमनदीप सुबह से लेकर शाम तक स्टेज से लेकर किसानों की ट्रॉलियों में जा जाकर क्रांतिकारी गाने गाती हैं ताकि आंदोलन का जज्बा बना रहे। अनोखी बात यह है कि अपनी टोली में वो अकेली महिला है। मैंने बीएड की हुई है, पीएचडी मैं शुरू करने जा रही हूँ इसके बाद। पीएचडी करेंगे आप? जी। अगर आप गीत संगीत के जरिए लोगों को समझा पाते हैं, उनमें जोश और ज़ाब्ता कायम रख सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। हम लोग किताबों का लंगर चला रहे हैं, लगातार लोगों की मदद से लोगों में किताबें बांट रहे हैं। बहुत लोग क्या करते थे, उससे डरते थे कि हम तो इससे बात नहीं करेंगे। 23 साल की नवजोत कौर बच्चों को न्याय और अन्याय की कहानी पढ़कर सुना रही हैं। ये यहाँ कोंडली के फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्हें स्कूल भेज सके। नवजोत ये बात अच्छे से समझती हैं, क्योंकि नवजोत के पिता भी भटिंडा में मजदूरी करते हैं। का बैल मेरे बैल से झगड़ पड़ा था। इनमें से कुछ बच्चे सिंघू बॉर्डर पर बोतलें या कूड़े उठाते थे, जिन्हें इकट्ठा करके नवजोत रोज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाती हैं। बच्चों के लिए किताबें वगैरह, कलर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। नवजोत ने इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। नवजोत का कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तो ही खुद गलत और सही का निर्णय कर सकेंगे। धीरे धीरे नवजोत के पास 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे हैं। मेरे पापा मजदूर हैं। पहले हमने स्टार्ट किया था, तो हम पहले जैसे लंगर वगैरह में बच्चे होते हैं, खाना खाने आते थे और बोतलें वगैरह उठा रहे होते थे, डस्टबिन वगैरह में बोरियां लेके आते थे ये बच्चे। मेरे पापा थर्मल प्लांट में काम करते थे, तो वहाँ पे जो थर्मल है वो पहले जैसे सरकार ने ज़मीन ली थी, वहाँ गाँव उजाड़े थे, वहाँ पे थर्मल बनाया था। अब 30-35 साल बाद वो दोबारा क्या बोल रहे हैं कि वो थर्मल हम उसको मतलब ढा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। और जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उनको भी वहाँ से हटा देंगे। तो वो अपनी जॉब के लिए वहाँ पे लड़ रहे थे, है ना, तो वो धरने वगैरह पे थे। तो जब तक चलेगा हम यहीं पे हैं। ये कहानियां बताती हैं कि महिलाओं का योगदान किसान आंदोलन में सिर्फ रोटियां बनाने या फिर साफ सफाई करने तक ही सीमित नहीं है। जब इन युवाओं से बात करें, खासकर इन लड़कियों से जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हैं, इनके मन में एक ही जज्बा है कि इनको भगत सिंह की तरह पढ़ना भी है और भगत सिंह की तरह लड़ना भी है। क्योंकि भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ गए तो उनकी उम्र बेहद कम थी, लेकिन उनका काम इतना बड़ा था कि आज तक उनको सब याद करते हैं और अपना आदर्श समझते हैं। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो नवजोत कौर के पिता भटिंडा में मजदूरी करते हैं और नवजोत किसान आंदोलन में आई हैं। इसे समझिए, महिलाएं ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रही हैं, ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली आ रही हैं। 25 साल की अमनदीप 58 दिनों से जमी है। जिस सिविल सोसाइटी की कल्पना शहरों में की जाती रही है, वो अक्सर गांव में जाकर ठोस रूप ले लेती है। इस बीच देश भर में किसानों का जत्था दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है और दिल्ली के लिए निकल चुका है। हमने आपको बताया था कि ओडिशा से किसानों का जत्था बसों में सवार होकर दिल्ली के लिए चला है। ओडिशा का नवनिर्माण किसान संगठन 500 किसानों के जत्थे को लेकर 15 जनवरी को ही निकला। झारखंड के बाद यह जत्था वाराणसी पहुंचा तो स्थानीय किसान और छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। बीस जनवरी को यात्रा जौनपुर के पाली गांव पहुंची। लखनऊ होकर इस यात्रा को दिल्ली पहुंचना था। इनका रूट तय था, लेकिन प्रशासन ने रास्ता बदलवा दिया। किसान दिल्ली नहीं जा सके। इस वजह से 20 जनवरी की रात 11 बजे कानपुर पहुंचे। कानपुर में 21 जनवरी की सुबह किसानों ने चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुलिस चाहती है कि किसान आगरा रूट से दिल्ली जाएं, लेकिन किसान लखनऊ होकर ही आना चाहते हैं। इसके विरोध में किसान नेता अक्षय कुमार ने कहा है कि वे 26 जनवरी तक उपवास पर रहेंगे और सत्याग्रह करेंगे। हम लोग का जो रूट था, हम लोग लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन हम पुलिस हमको उनके रूट में ले जा रहा है। ये लड़ाई और भी तेज होगा और हम लोग जो आए हैं उड़ीसा से, हम लड़ने आए हैं,
जो चीज़ है, हम जो मांग है हमारा मांग ये है कि जो 3 काला कानून वापस करो और MSP गारंटी करो। और आने वाला 26 तारीख जो पैरेड था, किसान पैरेड, उस पैरेड में हम जा रहे थे शामिल होने के लिए। हमको यहाँ पे अभी यूपी का पुलिस नजरबंदी में लेके जा रहा है। हम लोग कल जौनपुर पाली गांव में रुके थे, वहाँ DM साहब ने आए और बातचीत किए, बोले आपको लखनऊ जाने नहीं देंगे और आपको डायरेक्टली दिल्ली भेजेंगे। हमने बोले हमारा जो कार्यक्रम है, पूर्व पर निर्धारित जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का मुताबिक हम जाएंगे, मगर उन्होंने बोले नहीं, हम जाने नहीं देंगे। अगर हमने उनको बोले जब जाने नहीं देंगे, उन्होंने बोले जी हम आपको लेकर ही चलेंगे। और उन्होंने हर बस में पुलिस भाई बैठ गए और जोर जबरदस्ती वहाँ से लेकर आए। ये पूरा यूपी में जिस ढंग से पुलिस प्रशासन डील कर रहे हैं, सरकार हमसे डील कर रहा है, जैसे पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया है, जैसे इमरजेंसी लग गया है, अघोषित इमरजेंसी लग गया है। अगर इस प्रकार का चीज़ रहेगा तभी जरूर ये जन आंदोलन का तीव्रता और बढ़ेगा। बिहार में भी माकपा माले की तरफ से कई जगहों पर किसानों ने आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 24 जनवरी से 30 जनवरी तक किसान बिल के विरोध में किसान जागरूक सप्ताह मनाएगी। किसान विरोधी बिल काला कानून के खिलाफ लोगों को, खास तौर पे बिहार के किसानों को जागरूक किया जाएगा। पूरा देश इस कानून के खिलाफ है और पूरा बिहार नीतीश कुमार जी का जो निर्णय रहा 2006 में APMC को रद्द करने का, बाजार समिति को खत्म करने का, मंडियों व्यवस्था को खत्म करने का, उसके खिलाफ आने वाले 24 से 30 तारीख को जो होने वाली जो मानव श्रृंखला है 30 तारीख को, वह विरोध जो है वो प्रकट करेगी। उधर बुधवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक मार्च निकाला। बेंगलुरु की इस रैली की कर्नाटक भर में चर्चा है। कर्नाटक कांग्रेस की इस रैली को राज्य के कई किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया। यह रैली राजभवन तक जाना चाहती थी, मगर अनुमति नहीं मिली। तब यह प्रदर्शन फ्रीडम पार्क की तरफ चला गया। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। जब से आंदोलन दिल्ली की सीमा पर पहुंचा है, कांग्रेस की रैली किसी भी राज्य में इस तरह की नहीं हुई होगी। जाहिर है इतनी बड़ी रैली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कर्नाटक बीजेपी ने भी कांग्रेस को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया है कि 2014-19 के बीच प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने गेहूं के किसानों को 2,97,000 करोड़ की MSP दी है, जबकि यूपीए की सरकार ने 5 साल के दौरान 1,68,000 करोड़ रुपए ही दिए। एक बात आप दर्शक ध्यान रखें, MSP की राशि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है और खरीद भी। क्या उसकी वजह से राशि बढ़ रही है या कुल उपज के अनुपात में खरीद बढ़ गई है? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि देश के किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। Congress party is already have a commitment to the farmers of this country. We all are supporting this cause. We are fighting with them. We are joining hands. So all of us today to marking the support of the farmers who have been fighting all across this country. अब कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने हैं। दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि आंदोलन में शामिल किसान आतंकवादी हैं और AK-47 लेकर बैठे। कांग्रेस ने इनके बयान को ट्वीट किया है और इसे समाचार एजेंसी PTI ने भी खबर के रूप में जारी किया है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने खंडन नहीं किया, सफाई दी। कहा कि सांसद की भावना गलत नहीं थी। वो कहना चाहती हैं कि जिस तरह से झंडे और स्लोगन का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है, लेकिन मीणा जी तो AK-47 की बात कर रही हैं। क्या ये भी भावना से कह रही हैं? कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के इस बयान की आलोचना की है। जसकौर मीणा ही नहीं,
उन सभी को यहाँ आना चाहिए जिन्हें लगता है कि किसान आंदोलन के बीच आतंकवादी घूम रहे हैं। यहाँ दिन रात पुलिस का पहरा है, पुलिस के अधिकारी बातचीत के लिए आते हैं, कहाँ से इन्हें आतंकवादी घूमते दिख जाते हैं। ऐसा कहना तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय की क्षमता पर भी सवाल उठाना है कि ऐसे खुलेआम AK-47 लेकर धरने पर लोग बैठे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लंगर का खाना ही खा लीजिए, बैठकर खा लीजिए और खाते खाते झांक कर चौकी के नीचे, बोरे के पीछे, ट्रॉली के नीचे देख लीजिए, आटे में भी देख लीजिए, कुछ है तो नहीं। किसान आंदोलन के 2 महीने हो गए हैं, फिर भी कई नेताओं का आतंकवादी कहना रुका नहीं। हर आंदोलन में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है। 17 सितंबर को बेरोजगारी के मसले पर नौजवानों ने प्रधानमंत्री के YouTube वीडियो को डिसलाइक करना शुरू किया, मन की बात के वीडियो को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के विरोध का मतलब सोशल मीडिया पर उनके कार्यक्रमों का विरोध भी हो गया है डिसलाइक के जरिए। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों ने मन की बात के जवाब में 10,000 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे हैं। लक्ष्य है कि 50,000 पोस्ट कार्ड पर किसान अपने मन की बात लिखें और प्रधानमंत्री को भेजें। इस अभियान का नाम है भारत के मन की बात सुनो, किसानों के मन की बात सुनो। अलग अलग किसानों ने अपने मन की बात लिखी है। हमारी आवाज एक ग्रुप है, उसने यह अभियान शुरू किया है। गांव और जिलों से पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जा रहे हैं। किसान जिस भी भाषा में अपनी बात कहना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਨੋ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मन की बात किस ਨੂੰ बता रहे हो। मैं विनती करती हूँ कि इसे मामूली संघर्ष ना समझा जाए। मेरी नज़र में ये आंदोलन संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम लंबे समय तक इस देश को भुगतने पड़ेंगे। कृपया करके 3 बिल वापस लिए जाएं ताकि देश में तरक्की होती रहे। तो इस तरह आपने देखा कि किसान आंदोलन अपने भीतर रचनात्मकता की कितनी संभावनाएं लिए हुए। जिस किसी को भी लगता है कि ये एक जड़ आंदोलन है और खासकर उसे लगता है कि ये किसानों का नहीं आतंकवादियों का कोई आंदोलन है, तो ये यहां जरूर जाए, लोगों से मिले, बात करे, समझे और एक बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करे कि किसान के आंदोलन का विरोध किया जा सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए किसानों को आतंकवादी ही क्यों कहना चाहिए। रविश रंजन की एक और रिपोर्ट देखिए गाजीपुर बॉर्डर से। लंगरों पे जा रहा है। 2 महीने से रखा है, वहाँ यूज हो जाएगा, कहीं यहाँ यूज नहीं हो रहा। किसान नेता देवेंद्र तेवतिया गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रालियों में भरा अनाज दिखा रहे हैं। इसमें भी है। ट्रालियां ही नहीं, सड़क पर बने किसानों के अनाज के स्टोर में गांव-गांव से आई इस तरह के अनाज के कट्टे किसान लगातार भेज रहे हैं। दूरदराज गांव से अब बड़ी तादाद में अनाज आने से खराब होने की आशंका बढ़ गई है। इसी के चलते अनाज अब ट्रकों में भरकर दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, ये खराब हो रहा है। और तो अब ये क्या करेंगे आप लोग इसका? इसे भेज रहे हैं और जगह जहाँ यूज हो सके भंडारों पे। कितना अभी तक चला गया होगा? 170 कट्टा चला गया। यही है सिलेंडर। यूपी का माल है सब। अच्छा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, गाजियाबाद। तो अब तक कितना आ गया होगा? सब किसान माल लेके आए ये। तो ये कितना अब तक आ गया होगा? ये आपके सामने आता जाता लगता जाता, अब तो सप्लाई खाने पीने में सब जा रहा है। गांव पखनपुर जिला बागपत से खीर आई है, सभी किसान भाई ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से तैयार खाना भी ट्रैक्टर ट्रालियों में आ रहा है, इसीलिए ये राशन बच रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर सहदेव सिंह करीब 60 किलोमीटर दूर बागपत से
3 क्विंटल खीर बनाकर लाए हैं। गांव की इस देसी खीर में एक बड़ी खासियत है, ये जब मैंने खाई तब पता चला। किसान आंदोलन में किसान सिर्फ राशन या खुद पहुंचकर ही किसान आंदोलन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आप देखिए कि मेरे हाथ में खीर है, ये बागपत की देसी बनी हुई खीर है और इस खीर में चीनी या गुड़ नहीं पड़ा है, बल्कि गन्ना पेर कर आपने डाला है इस खीर में। गन्ना को पेर कर उसका जो रस होता है उसकी बनाई है खीर। तो ये इस तरीके का कई जो देसी खाना है वो भी ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के किसान भाई इस आंदोलन में लेकर आते हैं और किसानों को खिलाते हैं। हमने सोचा मगर जहाँ इतने मील में पड़े ले 2-4 क्विंटल को भाई को ले रसीद की खीर बनवा के पूछवा दे। अरे तो कुदरत ने चाहे तो आई थी, तीसरे दिन आई रहेगी। अब सहारनपुर जिले से 2 क्विंटल रसगुल्ले आए, सभी किसान भाई आए और आकर प्रसाद ग्रहण करें। किसान बगावत नहीं चाहता, ये सरकार किसान से शायद बगावत चाह रही है, लेकिन किसान बगावत नहीं चाहता। ये आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा। किसान आंदोलन का जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों की तादाद ही नहीं बल्कि अनाज और खाने पीने के सामान की आमद बढ़ना सरकार के लिए चिंता और किसानों का उत्साह बढ़ाने वाली बात साबित हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में भर्ती को लेकर आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, वैसे हर जगह होते हैं। इन आंदोलनों को भी अब विवादित कर दिया गया है। 2 तरह के पक्ष हो गए हैं। क्या सही में आंदोलन पर वही जाते हैं जिनका परीक्षा में नहीं होता है? क्या उनके दावे में सत्यता नहीं है? क्या वे झूठी लड़ाई लड़ने के लिए लाठी खाने चले जाते हैं? 18 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में राज्य भर से आए शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनका दावा है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हुई है। सरकार नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की बात करती है मगर बार बार टाल देती है, इसलिए यहां पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं, जिसमें कुछ शिक्षकों के घायल होने की खबर है। लाठीचार्ज के बाद धरना और बड़ा हो गया। इन शिक्षकों का कहना है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि ये शिक्षक अपना काम शुरू कर सकें। इनका कहना है कि ये सभी BTET, CTET की परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे ही एक मैसेज में कुछ ने भेजा है कि बहाली डोमिसाइल के आधार पर होनी चाहिए और उसकी जांच पहले हो, क्योंकि इसके अनुसार, इन लोगों के अनुसार, कई लोगों ने फर्जी डोमिसाइल बना लिए हैं। अगर ये बात है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जिनके प्रमाण पत्र सही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं? उन्हें क्यों 2 साल का इंतजार करना चाहिए? हम लोग 3 साल से, हम लोगों को बिहार सरकार 3 साल पहले ये आंदोलन से ही बहाली 94,000 शिक्षकों की बहाली शुरुआत हुई थी। हम लोग अपना ये थे कि अपना हम लोग का 94,000 अभ्यर्थियों का जीवन तय हो जाएगा, अपना हम लोग स्कूल में शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आज 3 साल से बार बार कोई केस लगाकर, कोई लफड़ा लगाकर, आज नियोजन निकाय नहीं, बार बार शेड्यूल जारी करके हमारी मानसिक प्रताड़ना किए। लेकिन अब जब सभी जगह से 90% नियोजन निकाय से मेधा सूची जारी हो गई, तो अब कहते हैं कि हम अब अगला प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब हम लोग इस आंदोलन को जो है आप लोग बंद कीजिए और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसको लेकर। हम लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर चुके हैं। हम लोग का सरकार जब तक डिमांड नहीं मानेगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों का डिमांड माने सरकार, ओपन कैंप के द्वारा काउंसलिंग करवाए और काउंसलिंग करवाकर हम लोगों का जो है सो स्कूल में नियुक्त करवाएं, तभी हम लोग जो है सो अपना आंदोलन तोड़ेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्वालिटी एजुकेशन का सवाल करते हैं, तो सबसे पहला बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन पूरा करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। उसमें सबसे जरूरी है शिक्षकों की कमी को दूर करना। 2017 के जो लोकसभा में बयान दिया गया उसके अनुसार बिहार में लगभग 2.5 लाख, 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त थे। और जबकि वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से जो पहले 40:1 का रेशियो था वो नई शिक्षा नीति में 30:1 का रेशियो हो गया है। तो अब शिक्षकों की ज़्यादा जरूरत होगी। तो जब तक शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होगी विद्यालयों में, तब तक कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? और जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाले शिक्षक आज रोड पर है,
तो जब तक उनको बोर्ड पर नहीं लाया जाएगा, जब तक उनके लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा, उनको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तब तक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पूरा होगा? दरअसल सरकार ने 3 साल पहले हम लोगों से टेट लिया था, 2017 बिहार टेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ यही स्थल है, धरना स्थल है, जहाँ पे हम लोगों ने धरना देकर नियोजन के लिए आवेदन किया था, ठीक है, नियुक्ति पत्र के लिए खुलवाया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या किया है, सरकार 2 साल से लेत लतीफ़ी कर रही है और अपने ही शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर बना रही है। दरअसल बात है कि पूरे देश में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे निचले स्तर पे है, ठीक है। और निचले स्तर पे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सरकार हम लोग को बहाली नहीं ले रही है। हम लोग सारे चीज़ में तो बहाली निकला है 19 लाख नहीं, सरकार तो 1000 की बहाली पूरी नहीं होती, 94,000 तो बहाली करने, 19 लाख कहाँ से देगी हम लोग को? ये 94,000 तो पहले पूरी बहाली करे, हम लोग को पहले स्कूल भेजे ताकि हम लोग अपना सेवा स्कूल में दें। यही हम लोगों की मांग सरकार से यही है कि हम लोग का काउंसलिंग लेटर जो है जल्दी से जल्दी डेट जारी करके ओपन कैंप के माध्यम से बहाली करे, और जनवरी में ही बहाली करने वाली थी सरकार हम लोगों को। और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है कि जो मतलब सरकार इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देके इनसे सेवा स्कूल में ले। और लाठीचार्ज के बाद बुधवार रात तेजस्वी यादव आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। तेजस्वी ने वहीं पहुंचकर जिलाधिकारी को फोन लगा दिया। आगे क्या हुआ देखिए। पटना के सड़क साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा इन लोगों को धरने के लिए। इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इनको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम दिखवा देते हैं। नहीं कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक बताइए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम आपको हम भेज देते हैं। नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।